नमस्कार। स्प्रेड लॉ के खास प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं विकासा शर्मा। लीगल पॉइंट हमारी इस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत हम देश में लीगल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में जानना कई बार हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और आज हम बात करेंगे एनकाउंटर के बारे में। अक्सर हम सुनते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एनकाउंटर पर कानून क्या कहता है? हमारा मानना है कि देश के हर नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जाने माने एडवोकेट धर्मेंद्र आर्य जी। लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है धर्मेंद्र आर्य जी। नमस्कार जी। तो आर्य साहब, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि एनकाउंटर के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन लोग एनकाउंटर के बारे में कानून को नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसके बारे में इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बताएं कि एनकाउंटर असल में है क्या? देखिए, दरअसल बात यह है, जिस समय सुरक्षा बलों और अपराधियों के बीच में भिड़ंत होती है या मुठभेड़ होती है, तो उसको जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो इस अवस्था को जो है एनकाउंटर कहा जाता है। जब कोई अपराधी जब सुरक्षा बलों के घेरे को तोड़ करके भागने की कोशिश करता है या सुरक्षा बलों के साथ में हाथापाई करता है या उनके ऊपर किसी भी प्रकार से किसी हथियार से वार करता है, ऐसे में सुरक्षा बल उसको काबू करने के लिए जिस समय फोर्स को यूज करते हैं तो ये सारा का सारा एनकाउंटर के अंदर आता है, के तहत आता है। देखिए, दरअसल बात यह है, जहां तक कानून की बात है, कानून सुरक्षा बलों को यह अधिकार देता है कि वो जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार होने से वो बचना चाहता है या किसी भी तरीके से वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता और बल प्रयोग करता है ताकि जो है वो वहां से निकल सके, तो इस सर्कमस्टांसिस के अंदर कानून ही जो है सुरक्षा बलों को ऐसी व्यवस्था देता है कि वो बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए चाहे उनको जो है किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि अपराधी कस्टडी के अंदर है और कस्टडी में रहते हुए वो कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया सुरक्षा बलों ने और वो वहां से जो है सुरक्षा बलों से छूट करके भागने की कोशिश करता है, तो उस सर्कमस्टांसिस पे उस पे काबू करने के लिए सुरक्षा बल बल प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी सिचुएशन ऐसी आती है कि जिस समय जो अपराधी है वो सुरक्षा बलों के ऊपर जो है अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है, उसके पास जो है कोई वेपन है या सुरक्षा बलों का ही वेपन वो छीन करके उनके ऊपर जो है पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करता है ताकि वो उनके जो जो कस्टडी है उससे भाग सके, स्वतंत्र हो सके। तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर सुरक्षा बल उसको ओवर पावर करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। ऐसा सीआरपीसी में प्रावधान है और वो ऐसा कर सकते हैं। हमारी चर्चा धर्मेंद्र आर्य जी के साथ जारी है। आज हम बात करें एनकाउंटर पर और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले मिल पाए। धर्मेंद्र आर्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा कानून भी है जो पुलिस ऑफिसर को अधिकार देता है कि वो एनकाउंटर कर सके? देखिए, दरअसल बात यह है, एनकाउंटर वर्ड ना तो संविधान में मेंशन किया हुआ है और ना ही जो है सीआरपीसी में या किसी अन्य लॉ में किया गया है। सिर्फ जो है पावर दी गई है सुरक्षा बलों को, पुलिस को पावर दी गई है कि वो जिस तरीके से उसे अरेस्ट करने की पावर है। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस जो है इवन बिना वारंट के भी जो है अपराधी को अरेस्ट कर सकती है। और सेक्शन 46 जो है सीआरपीसी जो है पुलिस को पावर देता है कि अगर अपराधी को वो गिरफ्तार करने के लिए गए और वहां पर जो है अपराधी किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करता है और अपने आप को अपराध जो है वो सरेंडर नहीं करता और अरेस्ट होने से बचाना चाहता है, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर वो बल प्रयोग कर सकते हैं ताकि उसको काबू में किया जा सके। दूसरा, अगर मान लो अपराधी को एक बार कस्टडी में ले लिया गया और फिर वो कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, जैसे अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, अरेस्ट करने के बाद वो पुलिस से छूट करके भागना चाहता है तो भी पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। तीसरी बात, अगर वही अपराधी कोई हथियार जो है चाहे पुलिस वालों से छीन ले या अपना कोई हथियार एकदम से प्रयोग करता है, तो उस सर्कमस्टांसिस में
कानून जो है पुलिस बल को जो आत्मरक्षा का जो कानून। जी, तो आप आत्मरक्षा के कानून की आपने बात की आर्य साहब, यहाँ से हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि सेल्फ डिफेंस को लेकर कानून क्या कहता है? देखिए, कानून ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस। कोई भी ओके, ऐसा कार्य या कोई भी ऐसी ओमिशन ऑफेंस नहीं है अगर वो आत्मरक्षा के लिए किया गया हो। ये सेक्शन 96 आईपीसी का है और उसके अलावा जो है सेक्शन 100 आईपीसी कहता है कि आत्मरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की हत्या भी की जा सकती है। अगर मान लो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे कानून में बताए गए हैं सेक्शन 100 के अंदर, जहां पर व्यक्ति की मान लो एक अपराधी मेरे ऊपर अटैक कर देता है और मेरी जान लेना चाहता है और मुझे एप्रीहेंशन है कि अगर मैंने उसको ना रोका तो वो मेरे को जान से मार देगा। उस सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर मैं उस व्यक्ति की जान भी ले लेता हूं तो तब भी जो है वो ऑफेंस नहीं है। और उसके अलावा अगर मान लो किसी महिला के साथ में कोई जो है अश्लील कार्य करता है यानी कि 376 का ऑफेंस कमिट करता है तो उस सर्कमस्टांसेस में वो महिला चाहे तो अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति का जो है मार सकती है। और उसके अलावा भी जो है अगर मान लो ये किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि जो है जी, उसके ऊपर इस तरह का अटैक हो रहा है जिसमें उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो उस अटैक से बचने के लिए वो बल प्रयोग कर सकता है। और अगर उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो भी वो व्यक्ति जो है ऑफेंस कमिट नहीं करता क्योंकि उसने आत्मरक्षा के लिए ये सब किया है। और इसके अलावा एसिड अटैक, मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड अटैक होने की संभावना है और व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति एसिड लेकर के एकदम से अटैक करता है तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर भी जो है उस व्यक्ति की अगर मान लो मृत्यु हो जाती है तो उस जी, सर्कमस्टांसिस के अंदर भी जो है ये आत्मरक्षा के कानून के तहत जो है उसको बचाव मिलता है। सिमिलरली चाहे वो आम आदमी है चाहे पुलिस वाला है, पुलिस वाले को भी ये सारे के सारे जो है सुरक्षा अधिकार प्रदान है मिले हुए और आत्मरक्षा हैं। करने के लिए। और वो अगर कोई ऐसी हत्या कर देता है या इस तरीके से किसी को मार देता है तो वो कानून के तहत जो है उसको सुरक्षा प्रदान है और वो आत्मरक्षा के कानून में जो है कवर होता है। तो चलिए, ये तो बात हुई सेल्फ डिफेंस की। आर्य साहब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एनकाउंटर पर भी कोई ऐसा फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा हुआ है? देखिए, दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी और वो गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैंडेटरी हैं और सारे जो है स्टेट्स को वो गाइडलाइंस सर्व की गई और उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को एनकाउंटर में अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है या उसकी जो है चोट पहुंचती है उसको तो उसकी जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और उससे पहले अगर मान लो पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई अपराध करने का कोई योजना बना रहे हैं, कोई अपराधी या किसी तरीके से जो है वो अपराध करने जा रहे हैं या किसी तरीके का कोई षड्यंत्र रच करके वहां एप्रीहेंशन है टू कमीशन ऑफ सम कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जैसे ही उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो वहां जाने से पहले अपना जो है वहां पर जो बुक रखी हुई होती है यानी कि डेली डायरी रजिस्टर जो है थाने के अंदर रखा हुआ है वहां पर अपनी एंट्री जरूर करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है रिकॉर्ड जरूर करेंगे। इन दोनों में से किसी एक में उनको रिकॉर्ड करना जरूरी है। और उसके बाद अगर वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद जो अपराधी है उसको जब वो पकड़ने लगते हैं और वो वहां पर जो है इस तरह का कोई हादसा हो जाता है जिसमें अपराधी को की मृत्यु हो जाती है या फिर जो है उसको जो है कोई ग्रीवियस इंजरीज हो जाती है, इस सर्कमस्टांसिस के लिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जैसे ही आप थाने में पहुंचते हो तो वहां पर जाकर के इसकी रिपोर्ट आपको जरूर दर्ज करनी है, एफआईआर दर्ज करनी है इस हादसे की। जी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद आप जो है सेक्शन 157 सीआरपीसी के तहत अपने हायर पुलिस ऑफिसर्स को इस हादसे के बारे में बताएंगे, एक रिपोर्ट भेजेंगे और उसके साथ साथ जो इलाका मजिस्ट्रेट है जिसको कॉग्निजेंस लेने का जुरिस्डिक्शन है उसको भी जो है आप जो है इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरह का कोई ऐसा हादसा हो गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो निष्पक्ष जांच सीआईडी के द्वारा होनी चाहिए या किसी अन्य थाने की पुलिस के द्वारा जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस एनकाउंटर की। और निष्पक्ष जांच जो है उस ऑफिसर के द्वारा होनी चाहिए, जैसे मान लो एसीपी है
जिसने जो है इस एनकाउंटर में सबसे बड़ा ऑफिसर एसीपी ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो वो जी निष्पक्ष जांच जो है डीसीपी करेगा, यानी कि एसीपी से हायर ऑफिसर करेगा और उसके बाद जो है निष्पक्ष जांच अपनी रिपोर्ट जो है वो अपनी तैयार करेगा और रिपोर्ट के अंदर अगर वो ये पाता है कि इस तरीके का हादसा जो है पुलिस की ज्यादती की वजह से हुआ है तो उसे जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जो है इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तो इस जी तरह की गाइडलाइंस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं कि अगर कोई इस तरीके का हादसा हो जाता है तो उसकी जो है निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी अधिकारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको हम बता दें, आज हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर के ऊपर। और आर्य साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मानवाधिकार भी इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन राइट्स भी। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार जी आयोग जी ने भी इस पर कोई दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं? देखिए, दरअसल बात यह है राष्ट्रीय मानव अधिकार ने भी इस पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि जस्टिस वेंकट चलैया जिस समय जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो है चेयरमैन थे, तब उन्होंने जो है सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि इस तरह की शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही हैं कि फेक एनकाउंटर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और लोगों को जो है जान माल का जो है हानि पहुंचाई जा रही है। तो उस जी सिलसिले में उन्होंने जो है उसी तरीके से कहा है कि उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, दर्ज होने के बाद जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच के बाद जो पुलिस ऑफिसर इसमें जो है लिप्त पाए जाते हैं या अपराधी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है होनी चाहिए। और इसके अलावा तो उस सर्कमस्टांसिस में जो है राज्य को जो विक्टिम है उसके परिवार को जो है कंपनसेशन देना चाहिए। इस तरह से जस्टिस वेंकट चलिया ने लिखा था। और उसके बाद जो है इसके बाद जस्टिस गुप्ता आए थे और जस्टिस गुप्ता ने भी जो है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी इसी बात में कुछ बातें और जोड़ दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसके अलावा जो इसकी सूचना जो है एनएचआरसी को तुरंत दी जानी चाहिए। घटना में मारे गए लोगों को 3 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो जानी चाहिए। उन्होंने टाइम वो कर दिया कि नहीं 3 महीने के अंदर जो है जस्टिस जीपी माथुर, सॉरी पहले मैंने गुप्ता कहा, जस्टिस जीपी माथुर ने उन्होंने जो है उन सारे दिशा निर्देश जो 1997 में दिए गए थे और उन्होंने कुछ और नियम जो है इसमें जोड़ दिए थे 2010 में। और उन्होंने कहा था कि नहीं, जब पुलिस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगता है तो आईपीसी के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और घटना में मारे गए लोगों की 3 महीने के अंदर जो है मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो जानी चाहिए। और राज्य में पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति की मौत होने पर 48 आवर्स के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए कि ये इस तरीके की घटना हुई है। ये उन्होंने और ऐड कर दिया था। यानी कि अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, नेशनल ह्यूमन राइट के दिशा निर्देश हैं और वो पूरी तरह से इस तरह के हादसों पर पूरी तरह से जो है वो जो है संगीन जो है उसको रखते हैं और पूरी तरह से जो है इसका ध्यान रखते हैं ताकि जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हो डे बाय डे जो इस तरह के हादसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जी, तो ये तो बात हुई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा अक्सर आरोप लगते हैं कि जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है, फर्जी एनकाउंटर असल में होता क्या है, उसके क्या पैमाने होते हैं और किस तरह से उसे फर्जी कहा जाता है? देखिए, दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से जैसा मैंने आपको कहा कि पुलिस वालों को भी आत्मरक्षा का जो है अधिकार प्राप्त है, आत्मरक्षा के अधिकार प्राप्त है, तो उसके अंदर भी जो है कानून ये कहता है कि उतनी ही जो है आप फोर्स यूज करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप उससे ज्यादा फोर्स यूज करके उस आदमी को मार देते हैं और फिर अपने बचाव में झूठी मूठी गवाही क्रिएट करके जो है आप बचना चाहते हैं, तो इस तरीके के एनकाउंटर्स को फेक एनकाउंटर कहते हैं। कई बार जो ऐसा होता है कि जब आपने व्यक्ति की आइडेंटिटी जाने बगैर आपने ताबड़तोड़ उसके ऊपर जो है हथियार चला दिए। जैसे मान लो कनॉट प्लेस के अंदर जो है एनकाउंटर हुआ था, शूट
आउट एनकाउंटर हुआ था और उसके अंदर क्या हुआ था, दो व्यवसायी जा रहे थे। अब वहां क्या था कि पुलिस को ऐसा लगा, जो मुखबर ने उनको जो इंफॉर्मेशन दी थी कि जो है एक क्रिमिनल जो है उस गाड़ी में बैठ करके जा रहा है। उन्होंने वहां पर पुलिस ने क्या किया कि ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चला दी, और गोलियां चलाने के बाद जो है 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। और ये घायल होने के बाद जब पुलिस को ये पता चला कि ये तो वो व्यक्ति नहीं है जिसके लिए उन्होंने ये सब किया था, तो अल्टीमेटली उन्होंने एक रिवॉल्वर उस व्यक्ति के उस पे रख दिया, गाड़ी में रख दिया, और फिर जो है कुछ कारतूस जो है उससे चलाकर इधर उधर कर दिया, और एक पुलिस वाले ने अपने आप को गोली मार करके ये शो करने की कोशिश की कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये अपराधी है और इन्होंने हमारे ऊपर जो है गोलीबारी चालू कर दी थी, और जिस गोलीबारी के तहत हमने आत्मरक्षा में जो है इस तरीके से ये सब किया। तो इस तरह के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कहते हैं। या आपने जो है इस तरीके से एनकाउंटर किया, मान लो किसी व्यक्ति से पैसे वगैरह ले लिए और जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर, और आपने प्राइवेट पार्टी के कहने पर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी और उसको आपने जो है एनकाउंटर में जो है दिखाने की कोशिश की, तो इस तरह के जो भी एनकाउंटर हैं उनको फेक एनकाउंटर कहते हैं। तो क्या जी, हाँ आर्य साहब, ये तो आपने सेल्फ डिफेंस वाला पर्सपेक्टिव बताया है, लेकिन क्या फर्जी एनकाउंटर पर कभी किसी को सजा हुई है, वो भी जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, दरअसल बात यह है कि कई फर्जी एनकाउंटर जो मेरी नजरों में आए हैं उनके अंदर सजा हुई है। देहरादून के अंदर एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था, एक छात्र जो है एमबीए का छात्र था, उस पर जो है पुलिस वालों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उसकी हत्या कर दी थी, और अल्टीमेटली उसके बाद ट्रायल कोर्ट में ये मामला चला और पुलिस वालों को ट्रायल कोर्ट ने जो है सजा दी थी। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जब अपील में ये पुलिस वाले गए, तो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अपील में भी उनकी अपील को रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी। इसी तरीके से आसाम के अंदर जो है आर्मी पर्सनल ने जो है वहां कुछ जो है बोडो के लोगों को जो है मारा था, और उसके बाद जो है उनके अगेंस्ट भी ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने जो कोर्ट मार्शल ने ये पाया कि उन लोगों ने जो है फर्जी एनकाउंटर किया था, और फर्जी एनकाउंटर के सिलसिले में जो है उन लोगों को भी जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई। इसके अंदर तो ऑफिसर्स थे आर्मी के। देखिए, दरअसल बात यह है कि कोर्ट, ये कानून का ये मानना है कि जिन लोगों को रक्षा के लिए रखा गया है, कानून की सुरक्षा के लिए रखा गया है, आम पब्लिक की रक्षा के लिए रखा गया है, अगर वो व्यक्ति भी इस तरीके का व्यवहार करेंगे और इस तरीके से लोगों को मारेंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के अंदर कहा है कि दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स आर कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड इट शुड बी टैकल वेरी हार्शली। और ये जो है अगर इसमें किसी की हत्या हो जाती है तो उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाए, और इसमें फांसी तक का प्रावधान होना चाहिए। उन व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी अगर हत्या करता है तो उसके कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रक्षक है, जो इस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस का बंदा है या जो है फोर्सेस है जिसके बल पर पब्लिक विश्वास करती है, और वो अगर इस तरीके की जो है अपराध करता है, तो उस सर्कमस्टांसेस में कानून को बड़ी सख्ती से उनसे पेश आना चाहिए। और अगर ट्रायल के दौरान ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए समाज के अंदर और समाज के लोगों को यह एहसास हो कि इस तरह के कार्य करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। एक ये भी हुआ था, और एक जो है और कई इस तरह के केसेस हैं जिनके अंदर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन लोगों को सजा दी है। जैसे दिल्ली का किस्सा मैं आपको बता रहा था, उस सर्कमस्टांसेस के अंदर भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दी इन लोगों को, और इवन वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने अपील फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील को जो है डिसमिस कर दिया, और उसके बाद उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट बरकरार रखी। इस तरह के हादसे जो भी होते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोर्ट हमेशा तैयार होता है, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता कि इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को आप जो है बिना प्रूव किए, बिना उसका ट्रायल चलाए और आप उसको जो है उसकी हत्या कर देते हैं, तो उस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने जो है बड़ा सख्ती से जो है इस सारे मामले को लिया है। यानी कि कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे कि आपने कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर की आपने बात की, और खास तौर पर अगर कोई डिफेंस पर्सनल है तो आज हमने चर्चा की एनकाउंटर के ऊपर। आर्य साहब हमसे जुड़ने के लिए और तमाम
एनकाउंटर से जुड़ी बातों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीगल पॉइंट में आज इतना ही, और हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे और बाकी वीडियोस सबसे पहले मिल पाए। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज भी भेज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई है। उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी, और इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।